हेलो दोस्तों, एजू पॉइंट कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं वैदिक काल का। मैंने इससे पहले एक वैदिक काल और जो ऋग्वैदिक काल है, यानी वैदिक काल के जो पार्ट्स होते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, उनका पहले बढ़िया डायग्राम बना के पूरा समझा के पिछला वीडियो डाल दिया, आप उसको देखें। उसके बाद मैंने ये डाला हुआ है, इसमें जो एग्ज़ाम में जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा मैंने पॉइंट वाइज लिया है, तो इनको समझाऊंगा मैं आपको। और आगे जो वैदिक साहित्य है उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं, तो पहले आप इसका जो मैंने डायग्रामेटिक तरीके से पूरा जो वैदिक काल है उसको समझाया, उसको देखें, फिर इसको देखें, फिर आगे का जो मैं वैदिक साहित्य के बारे में, जैसे आरण्य होते हैं, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, वेदों के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यहीं पर कि वैदिक काल जो था, वैदिक काल दो कालों में डिवाइड था। एक तो था ऋग्वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या मानते हैं, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड मानते हैं 1000 से 600 तक। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था, 1600 से लेकर 1100 तक, 900 से 1400 तक, इस तरीके से 1500 से लेकर 1000 तक, कैसे भी ऑप्शन आ जाते हैं। आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कितना है। चलिए अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का तो कार्यकाल आप याद ही कर लोगे, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। अब देखते हैं पॉइंट के हिसाब से कि वैदिक काल कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे क्या हुआ था। तो आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, यानी भारत में जो आर्यों का भारत में आगमन हुआ था, आर्यों ने ही किस सभ्यता का निर्माण किया था, एक वैदिक सभ्यता थी जिसका निर्माण भारत में इनके द्वारा किया गया था। और हमने पिछली वीडियो में देखा था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में, कि इतिहासकार वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता मानते हैं भारत की, वो ही वैदिक सभ्यता है ये। तो वैदिक सभ्यता के बारे में और आगे देखते हैं। तो देखते हैं वैदिक सभ्यता कहलाई, और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ये हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, शहरी थी, या और भी उसमें ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, तो याद रखना इसका कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अगला पॉइंट है, आर्यों का मूल निवास स्थल माना जाता है मध्य एशिया को। ये क्वेश्चन ये जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ही क्वेश्चन लिए मैंने, तो एक एक पॉइंट याद करते चलना कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, मध्य एशिया। मध्य एशिया मतलब ईरान, इराक वाला को माना जाता है। उन्होंने खैबर दर्रा याद रखना कि किस दर्रे से भारत में आगमन किया था, खैबर दर्रे से, जो कहाँ स्थित है, हिंदुकुश पर्वत में स्थित है। यानी खैबर दर्रे की स्थिति कहाँ है, हिंदुकुश पर्वत पे से भारत में प्रवेश किया। यानी आर्यों ने मध्य एशिया से आकर खैबर दर्रा के द्वारा भारत में आगमन किया था। अगला पॉइंट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। तो क्वेश्चन बनता है इस पे कि आर्य सबसे पहले कहाँ पे बसे, इस तरीके का। तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, अर्थात वे सर्वप्रथम सप्त सेंदप प्रदेश में बसे। सप्त सेंदप प्रदेश किसको बोला जाता है, क्वेश्चन भी बहुत कन्फ्यूजिंग वाला होता है। तो सप्त सेंदप प्रदेश, जहाँ पे जैसे कि पंजाब और पंजाब को ही सप्त सेंदप प्रदेश बोल सकते हैं हम, क्योंकि वहाँ पर नदियों के बारे में बताया जाता है कि 7 नदियाँ या 5 नदियों का संगम होता है, मिलती हैं वहाँ पर। तो नदियों के कारण ही इसको सप्त सेंदप प्रदेश बोला जाता है। अगला देखते हैं, ईरानी धार्मिक ग्रंथ, यानी इनका प्रूफ हुआ था कि किस ग्रंथ द्वारा प्रूफ हुआ था। ईरानी धार्मिक ग्रंथ होता है एक जैन अवेस्ता से स्पष्ट होता है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत में आए। यानी कि ये याद रखना है आपको कि भारत कहाँ से यह दिखाया गया है कि भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ कहाँ से हुआ, इराक से। तो ईरानी जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम है जैन अवेस्ता, इसके द्वारा बताया जाता है। अगला है, आर्यों की भाषा कौन सी थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा वो लोग बोलते थे और लिखते थे। तो जो भी ग्रंथ थे, जैसे महाभारत वाले या रामायण वाले जो ग्रंथ थे, वो सारे संस्कृत में लिखे गए थे। तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत। अगला है राज्याधिकारी
कौन होते थे वहाँ पर? पुरोहित होता था और सेनानी और ग्रामीण, यानी कि जो राज्य के अधिकारी होते थे उनमें शामिल कौन थे? एक तो पुरोहित होता था, सेनानी होता था और ग्रामीणों को भी शामिल किया जाता था। अगला है पुरोहित में वशिष्ठ कौन थे? रूढ़िवादी थे, यानी वशिष्ठ जो ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि, वो कौन थे? रूढ़िवादी। तथा विश्वामित्र कौन थे? उदारवादी। इनको याद रखना कि क्वेश्चन बनेगा रूढ़िवादी कौन से जो उस टाइम पे हुआ करते थे, जैसे वशिष्ठ थे और विश्वामित्र थे, जो पंडित टाइप के होते थे या जो साधु होते थे। तो बोल सकता है विश्वामित्र किस प्रकार की नीति थी उनकी? उदारवादी थी। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है शासन का प्रधान कौन होता था? राजा, यानी प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं। तो राजा कौन होता था? पूरा शासन की देखरेख किया करता था। अगला है आर्यों का समाज कैसा था? तो समाज था पितृसत्तात्मक। इसको हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी का समाज कैसा था? तो वहाँ का बताते हैं मातृसत्तात्मक। और आर्य समाज का जो समाज था, आर्यों का समाज था, वो था पितृसत्तात्मक, यानी पिता की सत्ता ही होती थी, यानी कि पिता के नाम से ही उसका परिवार जाना जाता था। अगला है राज्याभिषेक के अवसर पर सूतकार, रथकार, कर्मादि आदि उपस्थित रहते थे, यानी जब जो राज्याभिषेक होता था, राजा का अभिषेक होता था, उस टाइम पे कौन कौन उपस्थित होता था? सूतकार, रथकार और कर्मादि, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित कितनी होती थी? 12, यानी राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो राजा होता था, वहाँ पर सूतकार, रथकार, कर्मादि सब लोग मिला के क्या कहलाते थे? पहले तो इनका नाम रखा गया था रत्नी, यानी रत्नी कहे जाते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रत्नी किस किस को कहा जाता था? तो सूतकार, रथकार और कर्मादि को। और राजा सहित इनकी संख्या कुल होती थी 12, ये चीज़ याद रखना है। अब देखें तो इनकी जो इकाई होती थी आर्यों की, प्रशासनिक इकाई, यानी इनका जो जैसे अपना क्रम होता है कि गाँव के बाद जैसे ग्राम होता है, तहसील होती है, ज़िला होता है, प्रदेश होता है, देश होता है, वैसे ही उनका होता था कि स्टार्टिंग में कुल के बाद में बड़ा कुल, बहुत सारे कुल मिलके क्या बनते थे? ग्राम बनता था, जिसका मुखिया होता था ग्रामीणी। और बहुत सारे ग्राम यानी गांव मिलके क्या विस बनाते थे, जिसका मुखिया होता था विस्पति। जो अभी अपन तहसील जिसको बोलते हैं उसको विस बोला जाता था। और विस के बाद में आता था जन का मुखिया होता था राजन, यानी जैसे प्रदेश। और जन के बाद में फिर होता था राष्ट्र, यानी पूरा जो देश कहलाता था। तो ये पूरी इकाई आपको इसी क्रम में याद रखना है, एग्जाम में क्रम भी पूछ लेता है, तो ये हमेशा याद रखना। आगे देखें तो पुरब पूछ लेता है कि पुरब किसको कहा जाता था? दुर्गपति को, यानी दुर्ग की जो रक्षा करते थे उसको पुरब कहा जाता था। स्पष्ट किसको कहा जाता था? जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर कौन होता था? स्पष्ट, यानी ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन बनेगा इस पे कि जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर वैदिक काल में क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? स्पष्ट कहलाता था। और गोचर भूमि का अधिकारी कौन कहलाता था? वाजपति। ये पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, इसलिए मैंने मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एक अलग से ही ये वीडियो बनाया आपको पॉइंट समझाने के लिए। अगला है अपराधियों को पकड़ने वाला कौन था? उग्र, यानी ऐसे समझ सकते हो कि अपराधी क्या होते हैं? उग्रवादी होते हैं। और उग्रवादियों को कौन पकड़ता है? उग्र। तो अपराधियों को पकड़ने वाला कौन होता था? उग्र। अगला है सभा तथा समिति। तो राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं हुआ करती थी, 2 संस्था, एक को सभा बोलते थे, एक को समिति। तो सभा किसको बोलते थे? श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, यानी सभा में हमेशा जो जैसे बोल सकते हैं कि जो मेन आदमी, जो भी इंसान होते थे, जो श्रेष्ठ होते थे, जो कुलीन होते थे, उनको किस में लिया जाता था? सभा में। और जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी समिति में कौन कौन रहता था? जो सामान्य जनता होती थी, वहाँ पर सामान्य जो लोग होते थे उनका प्रतिनिधित्व कौन करती थी? समिति। और इसका अध्यक्ष कौन होता था? ईशान, यानी समिति का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे ईशान। अगला पॉइंट है युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन बहुत जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जो अलग कलर से लिखे हैं, वो इसको आप देखते चलें और हमेशा उसको दिमाग में रखते चलें कि ये मेन पॉइंट है। तो युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। तो क्वेश्चन बनेगा गविष्ट शब्द का अर्थ क्या होता था? तो अर्थ होता था गायों की
खोज। अगला है, इस काल में स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी, यानी कि स्त्रियां अपनी मर्जी से विवाह कर सकती थी। उन्हें शिक्षा पाने तथा राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था, यानी वो शिक्षा भी पा सकती, स्कूल जो होते थे उस टाइम पे, जो आश्रम होते थे उसमें पढ़ भी सकती हैं और राजनीतिक संस्थाओं में भाग भी ले सकती हैं। अगला है, इस काल की कुछ विदुषी स्त्रियाँ कौन कौन सी थीं? अपाला, सिक्ता, विश्वधारा और लोपामुद्रा और घोषा आदि। यानी इन स्त्रियों के नाम याद रखना है। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से एक गलत देगा और बोल देगा निम्न में से कौन सी विदुषी महिला नहीं है। अगला है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री क्या बोलते थे? अमाजू बोला जाता था। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि अविवाहित, जिंदगी भर जो स्त्री अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। और अगला है, इस काल में बाल विवाह पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता, यानी बाल विवाह होता था या नहीं होता था, या स्त्रियां पर्दा करती थी या नहीं करती थी, इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिला। तो और आगे के क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला पॉइंट है अपना कि जो वैदिक काल का ऋग्वैदिक काल था उसमें क्या था? सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिलते, यानी कि ना तो पर्दा प्रथा के साक्ष्य मिलते, ना बाल विवाह के साक्ष्य मिलते, ना सती प्रथा के साक्ष्य, यानी वहाँ पर ये चीज़ें होती थी कि नहीं होती थी इनका कोई साक्ष्य नहीं मिला। किंतु अंतरजातीय विवाह होते थे, यानी एक जात से दूसरी जात में विवाह की प्रथा थी वहाँ पर, और महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार नहीं थे, यानी महिलाएं संपत्ति अर्जित नहीं कर सकती। अगला है, आर्यों का सामाजिक जीवन 4 वर्णों में विभक्त था, यानी कि जो समाज थी उनकी 4 वर्णों में विभक्त थी, और जिसका जो आधार था वो कर्म था, यानी कर्म के आधार पे ही लोगों को पदवी दी जाती थी। अगला है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, एक क्वेश्चन याद रखना, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी काम के आधार पे इनको रखा गया था, यानी कि जो शिक्षा देते हैं, जो पाठ पूजा करेंगे वो कौन होंगे? ब्राह्मण, और जो क्षत्रिय वह कहलाएंगे जो युद्ध में लड़ाई करते हैं या युद्ध में शामिल होते हैं। वैश्य जो होंगे जो राजाओं के रथकार होते थे, काम करने वाले होते थे। वैसे और शूद्र वो होते थे वहाँ पर कि उनको निम्न श्रेणी का दर्जा दिया गया था, यानी कि जो निम्न स्तर के जो काम होते थे वो उनको दिए गए थे शूद्रों को। अगला है, ऋग्वैदिक समाज में दास व दस्यु का भी उल्लेख मिलता है, यानी इन 2 शब्द का उल्लेख मिलता है जिन्हें आर्यों का शत्रु बताया गया तथा इसे अमानुष कहा गया है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अमानुष ऋग्वैदिक काल में किसको कहा गया है? तो दास या दस्यु को। अगला है, आर्य मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे और उनका मुख्य पेय क्या था? सोमरस। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठ जाता है कि आर्यों का मुख्य पेय क्या था? तो सोमरस था, जो जड़ी बूटियों या लकड़ियों से या जो पेड़ पौधों से बनती है उसको पीते थे। अगला है, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे, यानी कि आपने देखा होगा महाभारत में, उसमें कवच कुंडल होते थे जो आदमी भी पहनते थे और औरतें भी पहनती थी। आदमी और औरतें श्रृंगार दोनों करते थे, यानी आभूषण पहने जाते थे दोनों द्वारा। और आगे इसमें कि मैंने 2 पॉइंट ले लिए इसमें कि एक तो ऋग्वैदिक काल की नदियाँ और उनके प्राचीन नाम, तो इनमें से भी क्वेश्चन उठता है। तो पहला है कुरुब। कुरुब किसको बोलते हैं? कुर्रम नदी को, जो अभी कुर्रम बोला जाता है, पहले कुरुब बोला जाता था। पहले जिसको बितस्ता बोला जाता था उसको झेलम बोला जाता है। पहले परूसनी नदी जिसको बोलते थे उसको अब रावी बोला जाता है। विपाशा को ब्यास बोला जाता है, सुवस्तु को स्वात, और कुबा नदी को काबुल बोला जाता है। अस्किनी को चिनाब बोला जाता है। सतुद्री को सतलज बोला जाता है। सधनीरा को गंडक और गोमती को गोमल नदी। ये जो प्राचीन नाम हैं इनके, ये पहले वाले प्राचीन नाम और जो अभी के जो नाम हैं जो अभी लिए जाते हैं वो कौन से हैं? ये वाले। और क्या है कि इसमें और पॉइंट है एक, ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो इनसे भी क्वेश्चन उठता है, तो इनको भी देख लेते हैं हम। इंद्र जो थे, इंद्र देवता
को माना जाता था युद्ध और वर्षा के देवता, यानी जो पानी बरसाने का काम था, युद्ध में जो नेतृत्व करने का काम था किसका था, इंद्र का। अगला है अग्नि। अग्नि देवता किसको मानते थे, देवता व मनुष्य के बीच मध्यस्थता, यानी जो इंसान मरने के बाद जो जला दिया जाता है तो अग्नि में समर्पित हो जाते हैं, यानी अग्नि के द्वारा वो देवता से मिलते थे, ऐसा बोला जाता है। तो अग्नि देवता को क्या बोलते हैं, देवता व मनुष्य के बीच का मध्यस्थ। अगला है वरुण। वरुण को पृथ्वी, सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, सत्य का प्रतीक, इन 2-4 चीज़ें हैं जो जिनको बोला जाता था। तो क्वेश्चन उठता है कि समुद्र का देवता किसको कहते थे, तो वरुण को। सूर्य का निर्माता है तो वरुण है। अगला है विष्णु। विष्णु को बोला जाता था संसार का रक्षक, यानी संसार की रक्षा करने वाले भगवान कौन से थे, विष्णु। अगला है मारुत। मारुत आंधी तूफान का देवता कहलाते थे। अगला है ऊषा। ऊषा प्रगति व उत्थान की देवी कहलाती थी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। घो जो थे वो आकाश का देवता कहलाता था। पूषण पशुओं के देवता कहलाते थे। और जो सार्वभौमिक भावनाओं की देवी थी वो थी अदिति। और वनस्पति के देवता सोम को कहते थे, इसलिए तो सोमरस बोला गया यहाँ पर, क्योंकि वनस्पति के द्वारा ही सोमरस तैयार किया जाता था। लास्ट है अश्विन। अश्विन को विपत्तियों को हरने वाला देवता कहा जाता है। और ये इतने सारे मैंने जो पॉइंट लिए हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से लिए हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और ये ऋग्वैदिक काल के लिए हैं। अगले वीडियो में वैदिक काल के भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तो ये वाला वीडियो देखने के बाद आप उत्तर वैदिक काल का भी देख लें, जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें एक पॉइंट और है कि ऋग्वैदिक काल में जहाँ इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते आर्यों के देवता कौन बन चुके थे, जो प्रजापति हुआ करते थे। यानी ऋग्वैदिक काल में जहाँ इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था। यानी इंद्र को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, और उत्तर वैदिक काल में जितना किसको दिया जाता था, प्रजापति को। तो इतना इसमें है। आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को देखें पूरा ध्यान से। इससे पहले मैंने जो चित्र बना के, जो डायग्राम बना के पूरा वैदिक सभ्यता समझाया, तो इससे पहले उसको देखें, फिर इसको देखें। इसके बाद में मैं उत्तर वैदिक काल के भी इस तरह के क्वेश्चन लाऊंगा, और उसके बाद में फिर मैं राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक जो डिफरेंस है किसमें, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, वो भी समझाने वाला हूं। तो इस पर 4-5 वीडियो बनने वाली हैं, तो सारी देख लें। और इससे पहले मैंने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता भी डाल दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता की 4-5 वीडियो हैं, आप उनको भी देखें, जिससे कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में ये जो बोलते हैं वैदिक काल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में हम धीरे धीरे इतिहास पूरा जो पुराना इतिहास है जो उसको पूरा करेंगे। फिर उसके बाद हम मध्य वाला करेंगे, फिर उसका जो अभी जो चल रहा है वो वाला इतिहास को करेंगे। यानी तीन भागों में डिवाइड रहता है इतिहास। तो इसको हम कवर कर लेंगे। इस पर कम से कम 30 से 40 वीडियो बनने वाली हैं। जो पुराना इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उस पर तो सारी देखें उसको। उसके बाद मिडिल वाला देखेंगे। इस तरह हम पूरा इतिहास खत्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।